हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारी लास्ट वाली श्रृंखला जो थी करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ख़त्म हो चुकी है और आज हम हमारी एक नई यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट और बहुत ही अच्छी श्रृंखला जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की तरफ अग्रसर हैं, उसके प्रथम पड़ाव पर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रांच है ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। दोस्तों ये आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का एक एरा रहा होगा जब वास्तव में इस तरीके से हुआ होगा। यानी अभी हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ताकतें थी और मैग्नेटिज्म भी हमारी तरफ, दूसरी तरफ चीज़ें थी हमारे पास में, क्योंकि मैग्नेटिक निडल को हम यूज़ करते थे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। तो यहाँ उन दोनों ताकतों का जब पता चला कि ये दोनों ताकत अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार एरा में एंट्री थी और बहुत ही सुंदर एक समावेश था इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की तरफ मूव होने को लेकर। दूसरी तरफ अगर बात करें कि धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिज्म के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप कर सकते हो। जब हम जनरेटर पढ़ेंगे इसका मतलब ये दोनों अलग हैं ही नहीं, ये एक ही चीज़ है। तो ये एक खूबसूरती है फिजिक्स की कि ये ब्रह्मांड की सभी ताकतों को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर देती है। तो चलिए आज चलते हैं एक खूबसूरत सफ़र की तरफ जिसका नाम है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ मिली। जो ऑरस्टेड थे उनके जो आपको एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पता है कि उन्होंने एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के, वन डायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा के उसको कागज़ के बीच में से निकाला और कागज़ पे जब उन्होंने मैग्नेटिज्म या कोई आयरन के जो छीलन थी उसको रखा तो वो एक व्यवस्थित ढंग से जो है वो एक दूसरे के पीछे व्यवस्थित हो गई। तो वहाँ से उनको पता चला कि इस तार में करंट फ्लो करवाने से कहीं ना कहीं इसके आसपास के वातावरण में इस तरीके के फोर्सेस डेवलप हुए हैं, क्योंकि मोशन देखने को मिला उनको, अरेंज हुए सारे के सारे पार्टिकल्स। तो उनको पता चला कि यहाँ कुछ ना कुछ लोचा है, यानी करंट प्रोड्यूस कराने से उस वायर के अराउंड कुछ ना कुछ घट रहा है और उसी घटना का आगे का परिणाम था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों एक इस तरीके का एक प्रभाव क्षेत्र है, एक तरीके का फील्ड है जिसमें अगर किसी मैग्नेट को लाया जाए, अगर किसी मैग्नेटिक निडल को लाया जाए या किसी ऐसी चीज़ को लाया जाए जो कि मैग्नेटिज्म महसूस कर सकती है, तो वो बताती है कि यहाँ कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। और ऐसा ही हुआ जब एक वायर में करंट फ्लो करवाया गया और उसके आसपास जब देखा गया कि मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्शन दे रही है। मैग्नेटिक निडल से हुए डिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब ये था कि कहीं ना कहीं उस वायर के आजू बाजू में कुछ ऐसी ताकत है जो कि मैग्नेटिक निडल को फोर्सफुली इधर या उधर कर रही है, यानी कि फोर्स है। फोर्स यहाँ देखा गया, इसका मतलब ये तो पता लग गया कि इसके आसपास कहीं ना कहीं कुछ घट रहा है। दोस्तों परिणाम और विचित्र थे जबकि करंट के डायरेक्शन को चेंज किया गया। जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया गया तो देखा गया कि मैग्नेटिक निडल ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इससे पता चलता है कि वो मैग्नेटिक फोर्स जो कि रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक निडल में वो कंट्रोलेबल है, यानी कि आप उसको अपने अनुसार बदल सकते हैं। जब चीज़ें कंट्रोलेबल होती है तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमें
एज ए ह्यूमन वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। चाहे से आप वीडियो गेम देख लीजिए, चाहे आप कोई भी गैजेट देख लीजिए, जितना ज़्यादा कंट्रोलेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा पसंदीदा होगा। ऐसा ही शक्तियों के साथ हुआ जब हमें लगा कि मैग्नेटिक फील्ड केवल अर्थ के पास नहीं है, ये हमारे पास भी है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत विचित्र घटना थी। तो करंट कैरिंग वायर एक्ट लाइक अ मैग्नेट एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एक ही चीज है दोस्तों, फील्ड और फोर्स लगभग एक ही चीज है। फोर्स जो है आउटपुट देता है और फील्ड जो है वो एग्जिस्टेंस का बताता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आरोपित होगा, दिखेगा। चार्ज बिसाइड अ करंट कैरिंग वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कैसे पता लगाया जाए कि क्या वास्तव में इसके अराउंड कोई फोर्स है? तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक चार्ज को रखा। जब चार्ज रेस्ट में था तो दोस्तों उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा, लेकिन जब उसी चार्ज को मूव किया गया, यानी कि चार्ज के मूवमेंट का मतलब है करंट, यानी कि जब उसके आसपास एक वायर रखा गया, एक करंट कैरिंग वायर रखा गया, तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। अभी हम इसको केवल चार्ज की फॉर्म में देखेंगे। तो चार्ज जब उसके आसपास रखा गया और उसको मूव करा गया यानी कि Q भी होना चाहिए, V भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए। B क्या चीज़ है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि वायर में करंट फ्लो करवाने की वजह से यहाँ पर आ गया था। ठीक है, जिसको हम न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर में देखते हैं और टेस्ला के नाम से उसको हम यूनिट को जानते हैं। तो क्यू भी था, वेलोसिटी उसे दी गई और मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया, तो उस पर एक फोर्स लगा। अब हमारे पास में एक चीज आ गई थी, दैट इज फोर्स। हमें फोर्स की खोज रहती है क्योंकि हमें चाहिए मोशन। हम मोशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं चीज़ों को, वर्क, मोशन से वर्क होगा, वर्क से एनर्जी होगी, एनर्जी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होता है और उसका हीरो है फोर्स। दिख गया, फोर्स मिल गया, ओहो मज़े आ गए। बायो-सावर्ट लॉ, BSL। दोस्तों अब शुरुआत हुई इसके पीछे भागने की। बायो-सावर्ट ने सबसे पहले ये बताया कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाया जाए। दोस्तों अब धीरे धीरे चीज़ें जब क्लियर होने लगेगी तो मज़ा आने लगेगा। बायो-सावर्ट ने ये पता लगाया, दोस्तों चीज़ें हमारे पास बहुत है, लेकिन जब हम उनका मैग्नीट्यूड पता नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए वो वैल्यूएबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सुनामी है, सुनामी की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है, तो एनर्जी उसमें बहुत है, वो कितने ही पावर प्लांट चला सकती है, लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी। इसी तरह अर्थक्वेक आते हैं, मैग्नीट्यूड पता चलता है लेकिन मैग्नीट्यूड को आप सेव नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड को आप कहीं पर रख नहीं सकते, अनसर्टेन मैग्नीट्यूड है, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है, विनाशकारी सिद्ध होता है। जब तक हम चीज़ों को मैग्नीट्यूड मेज़र नहीं करेंगे, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, उनका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती। तो यहाँ हमारे को मिला उनका मैग्नीट्यूड। बायो-सावर्ट ने आपको बताया कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रही हो, ये बताता है आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, यानी कि करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये वायर है, इससे इतनी दूरी पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, फील्ड कितना होगा, इतनी दूरी पर क्या होगा, डेफिनेटली कम होने जा रहा है। ये तो हमारे दिमाग में आ जाती है एक बात कि इस वायर से इसके पास तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा ही होने वाला है और दूर जाते जाते वो कम होने वाला है, तो r² तो अपॉन में आने वाला है। ये तो हमारे दिमाग में पिक्चर आ जाती है। और कौन से पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करेगा ये बताने के लिए बायो-सावर्ट ने बताया आपको कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो μ0/4π, ये तो एक पैरामीटर है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए, डिपेंड करता है IDL sin θ/r² के ऊपर।
आईडीएल साइन थीटा में दोस्तों आईडीएल जो है वो एक करंट एलिमेंट है, यानी कि क्योंकि वायर की कंप्लीट लेंथ पर जो कंप्लीट लेंथ पर आप नहीं निकाल सकते मैग्नीट्यूड। क्यों, कैसे? क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इस तरीके से वायर पे कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होगा, तो हम उसको एक साथ ना लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में लेते हैं। इसलिए हमने डीएल लेंथ पर ही वायर के डीएल वायर लेंथ की वजह से ही मैग्नीट्यूड का पता लगाया। तो आई उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए उसको करंट एलिमेंट कहते हैं आईडीएल। तो आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट दैट इज आईडीएल और जो पोजीशन वेक्टर यानी उस आईडीएल से पी पॉइंट जहां पर कि आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वहां के बीच का पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है वो। ये आपको इसकी स्केलर फॉर्म है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आल्दो याद आपको यही करनी है। स्केलर फॉर्म की बजाय आप वेक्टर फॉर्म को देखें तो आपको थोड़ा बहुत पता लगेगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही, आई है ही, ये एंगल है डीएल और आर के बीच का, डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट का परिणाम है ये। तो डीएल इंटू आर साइन थीटा ये आके जाके बनने वाला है, जिसमें आर से आर कटेगा और नीचे आर स्क्वायर आएगा। तो हमको ध्यान में रखने की बात केवल ये है कि ये जो एंगल है थीटा वो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का एंगल है। और दूसरी बात, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट जो है वो उस मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये पूरा सेटअप रखा हुआ है। अगर ये हवा में रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू ये है, अदरवाइज रिलेटिवली मेजर की जाएगी। तेल में रखा है, पानी में रखा है, किसी में रखा है, केरोसिन में रखा है, उसके हिसाब से ये बदलेगा। फील्ड एक जैसा नहीं रहेगा, फोर्स एक जैसा नहीं रहेगा। ओके, तो ये हमने शुरुआत कर दी है दोस्तों मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।